नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique features of living organisms. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. देखिए, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर हम उन डिस्टिंक्टिव मींस स्पष्ट दिखने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी और एक सुटेबल रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। ये सभी हमें तुरंत ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिक फीचर्स के रूप में याद आती हैं। इनके अलावा हम इस लिस्ट में मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी, इंट्रैक्शन और इमर्जेंस जैसे कुछ और फीचर्स भी जोड़ सकते हैं। इन 8 फीचर्स को याद रखने के लिए इस ट्रिक को यूज करें। इस ट्रिक का नाम है ग्रामिस। जी से याद रखोगे आप ग्रोथ, आर से याद रखोगे रिप्रोडक्शन, ए से याद रखोगे एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, एम से याद रखोगे मेटाबॉलिज्म, आई से याद रखोगे इंट्रैक्ट, ई से याद रखोगे इमर्जेंस, एस से याद रखोगे सेल्फ रेप्लिकेट और एस से ही याद रखोगे आप सेल्फ ऑर्गेनाइज। तो चलिए हम इन फीचर्स को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए। अब सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। इस लाइन का मीनिंग है कि इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मास का बढ़ना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का इंक्रीज होना। इस लाइन में 2 कीवर्ड्स हैं, एक है मास और दूसरा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इन दोनों कीवर्ड्स को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हम पहले देखते हैं इंक्रीज इन मास की एग्जांपल। एक सीडलिंग अब्सॉर्ब करता है मिनरल्स को और सनलाइट को, फिर वो ग्रो कर एक बिग ट्री में बदल जाता है। इस प्रोसेस में मास इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। अब देखते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जब यही ट्री और सीड्स को प्रोड्यूस करेगा तो उन सीड्स में से भी ट्रीज बनेंगे फ्यूचर में, तो तब ट्रीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मींस इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अब हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सिमिलरली एग्जांपल ले सकते हैं हम ह्यूमंस की। ये एग्जांपल्स हमने मल्टी सेलुलर की ली, आगे चलकर हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मगर वहां पर थोड़ा डिफरेंट ढंग से समझेंगे इस चीज। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन देखिए। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो एग्जांपल्स हमने ली हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, इन दोनों में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। नेक्स्ट लाइन देखिए। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। तो चलिए समझते हैं इसको। अब हमने अभी पढ़ा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। प्लांट्स में ग्रोथ उनके लाइफ स्पैन में लगातार होती रहे, मींस इनडेफिनिट ग्रोथ है। एनिमल्स में यही ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही देखी जाती है। इट मींस एनिमल्स में डेफिनेट ग्रोथ मिलती है, लेकिन कुछ टिश्यूज में सेल डिवीजन होती ही रहती है ताकि लॉस्ट सेल को रिप्लेस किया जा सके। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपके हाथ में कट लग गया है तो आपकी बॉडी क्या करेगी? उस समय तुरंत ही आपकी बॉडी उन डैमेज सेल को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगी। प्लांट्स में ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, मींस मेरिस्टेम सेल्स में ही ग्रोथ होती है, पर एनिमल्स में ग्रोथ डिफ्यूज्ड होती है, मींस कि जहां पर बॉडी को जरूरत लगती है अपने आप बॉडी सेल्स की ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट लाइन देखिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले लेते हैं यूनिसेलुलर एल्गी को। क्लेमाइडोमोनास में सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं अमीबा की। इसमें भी
सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रोथ होती है, मींस की बाइनरी फिजन के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम बैक्टीरिया की, इसमें भी सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रोथ होती है, मींस बाइनरी फिजन के थ्रू। नेक्स्ट लाइन देखिए, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है। इसे आसानी से इन विट्रो कल्चर मींस की लैब्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज। बस माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स की काउंटिंग हमने करनी है, नंबर ऑफ सेल्स कितने उस चीज को हमने काउंट करना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। अब हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यहां पर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मींस कि दोनों अलग अलग इवेंट्स होते हैं, एक साथ नहीं होते। दूसरा, रिप्रोडक्शन इज नॉट साइनोनियम्स विद ग्रोथ, मींस कि यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मीनिंग सेम नहीं है, मींस कि पहले ग्रोथ होगी फिर रिप्रोडक्शन होगी। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स की। हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ नहीं होती। पहले एनिमल्स ग्रो करते हैं, उस स्टेज में पहुंचते हैं जब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, पहले प्लांट्स ग्रो करता है फिर सीड्स प्रोड्यूस करता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज in body mass as criteria for growth. Mountains, boulders and sand mounds do grow. अगर हम growth को सिर्फ increase of body mass के basis पर देखें तो non living objects भी grow करते हैं, जैसे कि mountains, boulders और sand mounds भी grow करते हैं। Next line देखिए, however this kind of growth exhibited by non living objects by accumulation of material on the surface. In the living organism growth is from inside. चलिए समझते हैं इसको। अब हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे कि नॉन लिविंग में कैसे होती है और लिविंग में कैसे होती है। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रेंसिक होती है। एक्सट्रेंसिक मींस की बाहर से ग्रोथ होती है बाय अकम्युलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस। और लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है, मींस ग्रोथ जो होती है वो इनसाइड से होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ है वो रिवर्सिबल है और जो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ है वो परमानेंट इरिवर्सिबल है, मींस की उसको वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार आपकी बॉडी का साइज बढ़ गया तो आपकी बॉडी बड़ी ही रहेगी, वापस वो छोटी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माउंटेन्स, बॉर्डर और सैंड माउंट्स डू ग्रो, मींस कि इनके सरफेस पर जब आकर मटेरियल जमा होता है तो इनकी भी ग्रोथ होती है, मगर डेड ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ नहीं होती। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट लाइन देखिए, ग्रोथ देयरफॉर कांट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंडीशंस अंडर व्हिच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल living organism have to explain, and then we understand that it is the characteristics of living system. A dead organism does not grow. इसीलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये दोनों ही नॉन लिविंग और लिविंग में मिलती है। क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है, मींस कि उसकी कोई एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ वो लिविंग थिंग्स में ही मिलेगी आप। तो यहां पर जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में मिल रही है आपको और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते इस चीज को हम। इसीलिए उन कंडीशन को समझना जरूरी है जिनके तहत ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑब्जर्व किया जा सके। एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन को समझते हैं। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। रिप्रोडक्शन refers to the production of progeny processing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly we refers to sexual reproduction. चलिए समझते हैं इसको। रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोजेनी का प्रोड्यूस होना, जिसके फीचर्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स के जैसे। आमतौर पर जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा इशारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और ही होता है। नेक्स्ट लाइन देखिए,
organisms reproduce by asexual means also. लेकिन जो organisms हैं वो asexual तरीकों से भी reproduce करते हैं। चलिए समझते हैं इसको अब हम। Asexual reproduction means when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation। तो इसे हम कहते हैं asexual reproduction, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कुछ मेथड्स देख लीजिए जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन, सेकंड है हमारे पास बडिंग, थर्ड है हमारे पास ट्रू रीजनरेशन, फोर्थ है हमारे पास रीजनरेशन, फिफ्थ है हमारे पास फ्रेगमेंटेशंस। नेक्स्ट लाइन देखिए, फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जैसे कि फंगी मिलियन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस कर आसानी से मल्टीप्लाई और स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि फंगी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मगर किसके थ्रू होती है? स्पोर्स के थ्रू होती है। मगर आने वाले चैप्टर्स में आप स्टडी करोगे कि फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है, मगर वो आगे चलकर आप देखोगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग को देखा जा सकता है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं बडिंग को। नेक्स्ट लाइन देखिए, इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम a new organism. Planaria means flatworms में true regeneration देखी जा सकती है, यानी कि एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करके एक नई ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। तो आप याद रखोगे कि प्लानेरिया जिसमें ट्रू रीजनरेशन मिलती है, और ये क्या है? एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द फंगी, द फिलामेंटस एल्गे, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशंस। फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में भी फ्रेगमेंटेशन के जरिए आसानी से मल्टीप्लिकेशन होती है। मींस कि इन तीनों में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस मींस कि मॉसेस की जो पहली स्टेज है उसमें क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगी, उसके जरिए ही वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और amoeba, reproduction is synonymous with growth, an increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in a single cell organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Unicellular organism जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही चीज के बराबर होती है, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। हमने पहले भी ग्रोथ को एज ए इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास के रूप में डिफाइन किया है। इसीलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को टर्म्स के यूज को लेकर बहुत क्लियर नहीं होते। ये दोनों टर्म्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए थोड़ा और डीप ढंग से समझते हैं इसको। अब आप डिफरेंस देख लो बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में होती है वो किस ढंग से होती है वो देखिए, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स मींस कि दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ ही होती है और उसमें रिप्रोडक्शन भी हो रही हो। मींस कि यहाँ पे ये कह सकते हैं हम रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, दोनों एक ही चीज है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मींस कि रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग टाइम पे होती है। पहले ग्रोथ होती है फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन होती है। तो यूनिसेलुलर में हम जो एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी में भी हम क्लेमाइडोमोनास को ले सकते हैं और अमीबा को ले सकते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। हिंस रिप्रोडक्शन आल्सो कांट be an all-inclusive defining characteristics of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. तो हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो देखिए। इसके अलावा कई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना
जा सकता, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद से रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को हम एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में आपको जा तो नॉन लिविंग में मिल रहा है वो चीज, या एक्सेप्शन भी मिल रही है हमें रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मेटाबॉलिज्म। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज ए मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। लाइफ की एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, हेमियोग्लोबिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट लाइन देखिए, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंग्स टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये केमिकल्स चाहे छोटे हो या बड़े, अलग अलग क्लासेस के, साइज के और फंक्शन के होते हैं, और ये लगातार बनते और किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में बदलते रहते हैं। इन कन्वर्जन को केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। तो इसकी जो क्लास है वो सिंपल मॉलिक्यूल है, साइज जो है वो स्मॉल है, फंक्शन जो है इसका वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मीडियम अवेलेबल करवाता है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी में या फिर ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ग्लूकोज की। तो क्लास इसकी हम ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, साइज इसका स्मॉल है, फंक्शन क्या है इसका, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और ये ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एटीपी एंड पावर सेलुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्लास क्या है वो है प्रोटीन, साइज है उनका स्मॉल, फंक्शन क्या है अमाइनो एसिड्स का वो देखिए, अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन दैट परफॉर्म वेरियस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रूल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स। तो क्लास क्या है इनकी, लिपिड है, साइज क्या है मीडियम से लार्ज हो सकता है इनका, फंक्शन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर करना, इंसुलेशन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स का भी काम करते हैं ये लिपिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास हेमियोग्लोबिन। क्लास क्या है प्रोटीन, साइज लार्ज हो सकता है इनका, फंक्शन क्या है हेमियोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, there are thousands of metabolic reactions occur simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular। सभी living organisms चाहे वो unicellular हो चाहे multicellular हो, उनके अंदर हजारों metabolic reactions एक साथ होती रहती हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, all plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolisms। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, सभी plants, animals, fungi चाहे वो microbes ही क्यों ना हो, सभी में मेटाबॉलिज्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, जा वो शो करेंगे ही करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए यहाँ पे, प्लांट्स की, एनिमल्स, फंगी की और माइक्रोबीव की। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, इसको नहीं छोड़ देना। आगे चलिए, नेक्स्ट लाइन देखिए। अब हम डेफिनेशन देखेंगे मेटाबॉलिज्म की क्या होती है, और आप लोगों ने इसको याद रखना है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज ए मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी में, उन सभी का जो सम है उसको क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये रिएक्शंस जो है ना, इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप्स, जैसे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, बिल्डिंग अप प्रोसेस है, इसमें कुछ ना कुछ चीजें बनती हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है, ये ब्रेक डाउन प्रोसेस है, मतलब किसी ना किसी चीज को ये तोड़ता रहता है कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देखिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल यूनिट्स में। एनाबॉलिज्म में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केमिकल एनर्जी जो होती है फॉर्म होती है और स्टोर्ड होती है, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है जब यूज कर लेते हैं हम उसको। एग्जांपल जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो ये एग्जांपल है हमारी एनाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप लोगों ने ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, जहाँ डिफरेंस है इन दोनों का, एक बार आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म
metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system, and isolated metabolic reactions outside the body of the organism performed in a test tube is neither living nor non-living. तो चलिए अब हम इन लाइंस का मीनिंग समझते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करता, तो ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट लाइन देखिए, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता। किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर से बाहर एक टेस्ट ट्यूब में भी की गई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ना तो हम लिविंग कह सकते हैं और ना ही हम इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम है एमलेस, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे या तो ह्यूमन से या फिर एनिमल सलाइवा। तो ये एमलेस करता क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर्स में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एमलेस एक्सट्रैक्ट किया है उसको क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें ऑलरेडी स्टार्च डाला होगा। तो स्टार्च को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, शुगर में। अब ये रिएक्शन जो हो रही है वो आउटसाइड द बॉडी हो रही है, टेस्ट ट्यूब में हो रही है, मगर इस रिएक्शन को हम ना तो नॉन लिविंग कह सकते हैं और ना ही हम इसको लिविंग कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, हिंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। हिंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो चलिए अब हम समझते हैं इन लाइंस को। इसीलिए मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग फीचर है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब में जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो लिविंग थिंग्स तो नहीं है लेकिन जरूर लिविंग रिएक्शंस हैं। इसी वजह से लाइफ फॉर्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी को डिफाइनिंग फीचर माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई व्हिच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो चलिए अब हम इन लाइंस को समझते हैं। इन लाइंस में वो कहना क्या चाहता है, मे बी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे क्लियर और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है जो उनकी एबिलिटी है टू सेंस देयर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट, और इन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देना जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम फिजिकल स्टिमुलस की एग्जाम्पल लेते हैं, वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर मूव्स इट्स हेड टू फेस द सन ड्यूरिंग द डे। सनफ्लावर क्या करते हैं, सारा दिन सन को फेस करने के लिए अपने हेड को मूव करते रहते हैं जिस तरफ सन मूव करता रहता है। तो ये क्या है, एक फिजिकल स्टिमुलस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास केमिकल स्टिमुलस की, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप है जो, वो एक कार्निवोरियस प्लांट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। जब वो कैच कर लेते हैं इंसेक्ट्स को तो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कब रिलीज करते हैं, जब उनको नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलना स्टार्ट होते हैं। तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनको कहां से मिलते हैं, वो इंसेक्ट की बॉडी से मिलते हैं। जब इंसेक्ट की बॉडी ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रिलीज करती है, वीनस फ्लाई ट्रैप के केमिकल्स को क्या ट्रिगर करती है कि तुम डाइजेस्ट करो इस इंसेक्ट को। वीनस फ्लाई ट्रैप स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग इंसेक्ट आफ्टर डिटेक्टिंग केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द इंसेक्ट्स बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल स्टिमुलस की एग्जांपल। ह्यूमंस में क्या होता है कि बॉडी डिटेक्ट करती है हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को। जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं वो, तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, ट्रिगर करता है बायोलॉजिकल स्टिमुलस को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड व्हाइट ब्लड सेल्स टू फाइट द इन्फेक्शंस। तो ये तीन एग्जांपल्स हमने ली, फिजिकल स्टिमुलस की, केमिकल स्टिमुलस की और बायोलॉजिकल स्टिमुलस की। अब आगे चलिए, नेक्स्ट लाइन देखिए, वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट एक्सेट्रा। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस ऑर्गन के थ्रू महसूस करते हैं। तो कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आई है, ईयर, नोज, स्किन और टंग। तो ये तो एग्जांपल थी हमारे ऑर्गन्स की। अब प्लांट्स के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर या टच भी आता है कुछ प्लांट्स के लिए, जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर पोल्यूटेंट, वो इन सभी को रिस्पॉन्स देते हैं। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सनफ्लावर की एग्जांपल। तो सनफ्लावर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है सनलाइट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रिस्पॉन्स टू वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट्स को सॉइल में डीप ले आते रहते हैं जहां तक उनको वाटर मिल नहीं जाता। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। ट्यूलिप बल्ब्स रिमेन डोरमेंट इन विंटर
winter and start growing when they sense warmer temperature in spring. जैसे ही स्प्रिंग आता है तो टुलिप जो बल्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू टच. व्हेन यू टच मिमोसा प्लांट्स, मींस कि टच मी नॉट प्लांट्स को आप टच करते हो तो वो क्या करता है, अपने लीव्स को फोल्ड अप कर लेता है. रिस्पॉन्स टू पोल्यूटेंट्स. देखिए लाइकन्स जो होते हैं वो एक तरह के इंडिकेटर है पोल्यूशन के. जहां पर ज्यादा पोल्यूशन होगा तो वहां पे लाइकन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लाइकन्स क्या होता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. मगर ये क्या है, एक तरह का पोल्यूशन इंडिकेटर है. जहां ज्यादा पोल्यूशन होगा तो वहां लाइकन्स नहीं मिलेंगे. रिस्पॉन्स टू अदर ऑर्गेनिज्म. तो जो टोमेटो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब अपने आप को सेव करना होता है अदर ऑर्गेनिज्म से, तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर इंसेक्ट्स आफ्टर बीइंग ईटन बाय कैटरपिलर्स. चलिए अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज. सभी ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या सबसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, एनवायरमेंटल क्यूज को सेंस और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. एग्जांपल के थ्रू समझिए अब इसको. तो प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया की एग्जांपल ले रहे हैं और बैक्टीरिया में हम ई कॉली की एग्जांपल ले रहे हैं. ई कॉली क्या करता है, सेंस करता है अपने एनवायरमेंट में जो पड़े हुए केमिकल्स को. अगर वो केमिकल्स उसके लिए बेनिफिशियल है, मींस की न्यूट्रिएंट्स का काम करेंगे, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. अगर उसके लिए वो हार्मफुल है, मींस की वो केमिकल्स टॉक्सिन है, तो वो उनसे दूर भागेगा. एनवायरमेंट के प्रति वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो इसमें हमने दो एग्जांपल लिए हैं, यूग्लिना और पैरामीशियम. यूग्लिना पॉन्ड्स में क्या करती है, वो सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस करना होता है. पैरामीशियम क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती है, जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं. इट कैन सेंस ए मैकेनिकल स्टिमुलाई सच एज ए टच. तो वो टच उसे पता चलता है कि उसे टच हो रहा है. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. उसमें हम आंट्स और ह्यूमंस की एग्जांपल ले रहे हैं. आंट्स क्या करती हैं, फेरोमोन ट्रेल्स बनाती हैं, जो दूसरे आंट्स हैं वो उसको फॉलो करती है फूड को फाइंड आउट करने के लिए. ह्यूमंस में क्या होता है, जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर बड़ा होता है तो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए ह्यूमंस क्या करते हैं, स्वेटिंग करते हैं. नेक्स्ट लाइन देखिए, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. प्लांट्स में हम सोयाबीन की एग्जांपल लेते हैं. सोयाबीन क्या है, सेंसिटिव है टू अमाउंट ऑफ डे लाइट. वो पूरे दिन में सोयाबीन कितनी लाइट रिसीव कर रहे हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. वो जैसे ही डे की जो लेंथ है वो शॉर्ट होना स्टार्ट होती है तो उन्हें पता चल जाता है कि डे की लेंथ है जो वो कम हो रही है. और ये चीज क्या करती है, ट्रिगर करती है प्लांट्स को कि आप फ्लावरिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए. एक जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको रोक दीजिए, मींस के लीव स्टेम को बढ़ने से अब रोक दो. रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करो, फ्लावरिंग और सीड की फॉर्मेशन स्टार्ट करो. वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंट के प्रति, एक सनलाइट के प्रति, उसकी लेंथ के प्रति वो क्या है, सेंसिटिव है. नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स में गोट्स की एग्जांपल. ये क्या है, शॉर्ट डे ब्रीडर्स होते हैं, टिपिकली मेटिंग इन द फॉल व्हेन दे डेज आर शॉर्टर. मींस की ऑटमन्स में वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं जैसे ही दिन की लेंथ शॉर्ट हो जाती है. ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि इस चीज से वो इंश्योर करते हैं कि उनके जो किड्स होंगे, यंग गॉड्स होंगे, वो बॉर्न होंगे जाके स्प्रिंग में, विच ऑफर वार्मर वेदर एंड मोर अवेलेबल फूड फॉर नरिशिंग मदर्स एंड न्यू बॉर्न बेबीज. नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज. सभी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर करने वाले केमिकल्स को हैंडल करते हैं. कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब हम इसको. इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो ह्यूमंस में जो केमिकल्स एंटर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एंड द बॉडी प्रोसेस देम इन डिफरेंट वे. तो बॉडी हमारी उसके अकॉर्डिंगली उन पे डिफरेंट ढंग से प्रोसेस करती है जो जो केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल लें, प्लांट्स अब्सॉर्ब द मिनरल्स एंड वाटर थ्रू देयर रूट्स. एसेंशियली केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर टेकन अप इन आयंस फ्रॉम द सॉइल. दीज न्यूट्रिएंट्स आर क्रूशियल फॉर प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस. अब हम माइक्रोबीज की एग्जांपल ले लेते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम लिव इन द सिम्बायोसिस विद द रूट ऑफ लिगोमोनियस प्लांट्स. These bacteria take nitrogen from the air and convert it into ammonia, which the plant can use for growth. This process of nitrogen fixation is crucial for adding in nitrogen to the soil, which plants use for making protein and nucleic acids. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि जब केमिकल्स हमारी बॉडी में
में एंटर करते हैं तो बॉडी क्या करती है, उनको हैंडल कर। नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर होते हैं। ह्यूमंस बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद के प्रति अवेयर है, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस रखता है। कॉन्शियसनेस एक प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व द पेशेंट lying in a coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non living? जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। हम हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं जो कोमा में होते हैं और वर्चुअली मशीन्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो उनके हार्ट और लंग्स को रिप्लेस करती हैं। ऐसे पेशेंट्स प्रैक्टिकली ब्रेन डेड होते हैं, उनके पास कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स जो कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आते, क्या उन्हें लिविंग माना जा सकता है या नॉन लिविंग? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी लिविंग फिनोमेना अंडरलाइंग इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी करता है, जैसे ग्रोथ, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना या रिप्रोडक्शन, ये सब उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच होने वाले इंटरेक्शंस की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपका शरीर तुरंत हाथ हटा लेता है। ये रिएक्शन आपकी स्किन, नर्व्स, मसल्स और ब्रेन के बीच इंटरेक्शंस की वजह से पॉसिबल होता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइजेस एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। इसका मीनिंग समझिए, टिश्यूज की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल सेल्स में नहीं होती, बल्कि जिन सेल्स से वो मिलकर बना होता है उन सेल्स के आपस में इंटरेक्ट करने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मसल टिश्यू आपके शरीर को मूव करने में मदद करता है, लेकिन एक सिंगल मसल सेल अकेले आपका शरीर मूव नहीं कर सकता। जब कई मसल सेल्स मिलकर इंटरेक्ट करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं और इस इंटरेक्शन से टिश्यूज को मूव करने की एबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल but arises as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वजह से नहीं होते, बल्कि उन मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्ट करने से होते हैं। फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वजह से नहीं होती, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स के आपस में इंटरेक्ट करने से होती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization। एक्सप्लेनेशन देखिए, जब छोटे पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो ऐसी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स या एबिलिटीज बनाते हैं जो इंडिविजुअल पार्ट्स में नहीं होती। इन्हें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट का ब्लड पंप करने की एबिलिटी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। एक सिंगल हार्ट सेल ब्लड पंप नहीं कर सकता, लेकिन जब कई सेल्स इंटरेक्ट करते हैं पूरे ऑर्गन को ब्लड पंप करने की एबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस फिनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, ये फिनोमेनन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर लागू होता है, चाहे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स या पूरा ऑर्गेनिज्म हो। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिज्म लेवल पर अलग अलग सिस्टम्स जैसे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स इंटरेक्ट करते हैं ताकि बॉडी को जिंदा रखा जा सके। नेक्स्ट लाइन देखिए, देयरफॉर वी कैन से दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद को रिप्रोड्यूस करने की यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, समय के साथ चेंज होने की और अडेप्ट करने की एबिलिटी मींस इवॉल्विंग और अपने इंटरनल बैलेंस बनाए रखने
करने की मींस सेल्फ रेगुलेटिंग एबिलिटी उनके पास होती है। साथ ही वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर कर नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं, मींस सेल्फ रेप्लिकेटिंग करते हैं। स्पीसीज जनरेशंस के साथ एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करती है, मींस की इवॉल्विंग करती है। शरीर अपनी इंटरनल टेम्परेचर को स्टेबल रखता है, मींस की सेल्फ रेगुलेटिंग करता है। और जब बाहर ठंड होती है तो हम गर्मी पैदा करने के लिए कम कपाते हैं। ये दिखता है कि हमारा शरीर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब है बायोलॉजी वो साइंस है जो हमें धरती पर लाइफ के बारे में सब कुछ समझाती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स सनलाइट का यूज कर कर खाना बनाते हैं, मींस की फोटोसिंथेसिस करते हैं, या एनिमल्स खाने की तलाश में शिकार करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। ये सब बायोलॉजी का हिस्सा है। बायोलॉजी हमें बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े एनिमल तक की लाइफ को समझाने में मदद करती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, बायोलॉजी सिर्फ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करती बल्कि ये बताती है कि कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स में लाइफ चेंज और इवॉल्व हुई है। एवोल्यूशन दिखाती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे अडेप्ट हुए और समय के साथ नए ट्रेंड्स डेवलप किए। फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन की थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि वर्ड्स मिलियन ऑफ ईयर्स में डायनासोर्स से इवॉल्व हुए हैं। उसकी एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल वर्ड। नेक्स्ट लाइन देखिए, all living organisms present, past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees। इसका मतलब है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, कुछ कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स मींस डीएनए शेयर करता है, भले ही अलग अलग डिग्री में हो। अलग अलग स्पीसीज का अपना यूनिक डीएनए होता है लेकिन उनमें कुछ जेनेटिक सिमिलरिटीज जरूर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज का डीएनए लगभग 98% एक जैसा होता है, जिससे ये साबित होता है कि एवोल्यूशनरी टर्म्स में ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं।